भैया भाभी, इसको बोलो जाए यहाँ से, कोई देख लेगा। समीर ने मुंह फेरे हुए कहा। हाँ माही, तुम कॉलेज जाओ, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। निखिल भैया ने उसे समझाया। माही समीर को देखते हुए बाहर निकली कि उधर से सुरेश जी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और पीछे बुआ भी बाहर ही थी। माही और सुरेश जी का आमना सामना हो गया। उन्होंने गुस्से में माही को देखा, फिर समीर, निखिल और नेहा को, और निकल गए। समीर डर गया अब क्या होगा, कि तभी पीछे से बुआ आई और सड़क पर ही माही का हाथ कसकर पकड़ लिया। तू सुधरेगी नहीं, क्यों ज़माने में नाक कटवाने में लगी है? बुआ जी उफनते हुए बोली। बुआ जी प्लीज़ हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है, माही ने हाथ छुड़वाते हुए कहा। बुआ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब समीर से रहा नहीं गया और उसने बुआ का हाथ जोर से पकड़कर माही का हाथ छुड़वाया और बुआ का हाथ जोर से झटक दिया। बुआ गुस्से में उफरने लगी। समीर ने उंगली दिखाई और बुआ को गुस्से में बोला, दोबारा हाथ मत लगाना इसको, इसकी वजह से चुप हूँ, वरना आप जैसे उसे डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। समझिए आप आदरणीय बुआ जी। बुआ या तो डर गई या उन्होंने कुछ और सोचा, पर उस वक्त तो वहाँ से चली गई। इधर सब आवाज़ सुनकर मोहन जी और पुष्पा जी बाहर आए। मोहन जी ने समीर को ऐसे देखकर पुष्पा जी से कहा, हमें समीर को फाइनल के बाद कहीं बाहर भेज देना चाहिए। पुष्पा जी ने कुछ नहीं कहा, बस देख रही थी। समीर ने माही को आंखों से दिलासा दिया और इशारों में कहा, कॉलेज जाओ। माही हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। 2 दिन घर में शांति बनी रही। माही को लगा थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। वो समीर से 2 दिनों से बात नहीं कर पाई थी। 2 दिन बाद मुस्कान को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। घर की साफ सफाई हो रही थी। जिस दिन वो लोग आने वाले थे, घर में सभी खुश दिखाई दे रहे थे। मुस्कान को तैयार होने को कहा गया और माही से भी कहा गया अच्छा तैयार होने को। माही को लगा सब नॉर्मल होने वाला है। वो खुश थी अपनी बहन के लिए। जी जी, आप अच्छे से बात आगे बढ़ाइएगा। सुरेश जी बुआ जी से कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ छोटे, तू चिंता मत कर, तेरी जीजी अभी जिंदा है, सब सही करके ही रहूंगी, बुआ अभिमान के साथ बोली। दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। बुआ जी दौड़कर दरवाजे पर गई और उनके साथ सुरेश जी और नीलिमा भी थे। नमस्ते जी, आइए, बुआ जी सामने से आ रहे अंकल से बोली। माही भी तब तक आ चुकी थी। उसने देखा सूट बूट में एकदम सज्जन लग रहे थे अंकल। उसने नमस्ते किया। अंकल के साथ ही एक नौजवान भी घर में दाखिल हुआ। माही समझ गई ये उसके होने वाले जीजा जी हैं। उसने मुस्कुराकर उन्हें हेलो किया। बुआ जी ने उनको बैठाया और सबको आपस में मिलवाया। सुरेश, ये हैं पाठक जी और ये हैं मेरे छोटे भाई सुरेश और उनकी पत्नी नीलिमा, और ये है पाठक जी के सुपुत्र संजय। सभी ने एक दूसरे से परिचय किया। पानी लाने को कहा गया। माही सबके लिए पानी लेकर आई। बुआ जी ने माही से उनको मिलवाया। ये है हमारी छोटी बेटी, डॉक्टर बन रही है, बहुत प्यारी है। माही को बुआ जी का ये प्यार बड़ा अजीब लग रहा था। आपके छोटे सुपुत्र नहीं आए, वो भी डॉक्टर है ना? बुआ जी लगी पड़ी थी। ना जाने कहाँ से इतनी मिठास ले आते हैं अपने कड़वे मुंह में, माही सोच रही थी। वो बस आ ही रहा होगा, सीधे यहीं आएगा कॉलेज से। वैसे तो इतना बड़ा बिजनेस है यहाँ और दिल्ली तक फैला हुआ है, पर उसकी जिद थी डॉक्टर बनने की, तो हमने रोका नहीं। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बुआ जी मीठी मीठी होकर बोली। थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद बुआ जी ने मुस्कान को बुलाया और फिर मुस्कान चाय के साथ एंटर हुई। मुस्कान सबके साथ बैठी सभी नॉर्मल बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। बुआ जी ने माही को कहा, देखो बेटा कौन आया है। माही उठी और डोर खोला और चौंक गई, बोली, अरे अखिल, तुम यहाँ कैसे? माही, ये तुम्हारा घर है? अखिल आश्चर्य से बोला। हाँ आओ ना, माही ने दरवाज़ा पूरा खोलते हुए कहा। मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, पर डैड ने पता तो यहीं का दिया था, वो बोला। कि तभी संजय की नज़र अखिल पर पड़ी और बोले, अक्की आजा, सही पता है। थैंक गॉड भैया, मुझे लगा कहीं गलती तो नहीं हो गई, अखिल अंदर घुसते हुए बोला और बैठते हुए मुस्कान को हेलो किया। बुआ जी ने अपने बड़े बड़े कानों से माही और अखिल की बातें सुन ली थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो बेटा? जी आंटी, अखिल बोला। माही मेरे ही कॉलेज में है, बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरों की ही तारीफ करोगे बुआ जी। ये हमारे कॉलेज के मोस्ट ब्रिलियंट लड़कों में आते हैं।
लोग इनसे स्टडी में हेल्प लेते हैं, मेरी भी मदद करते हैं कभी कभी, माही बोली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बुआ अपने बड़े से मुंह पर हंसी लाते हुए बोली। इधर संजय और मुस्कान को आपस में बात करने के लिए कमरे में भेजा गया। अखिल भी माही के साथ हो लिया। चलो अपना घर ही दिखा दो। हाँ कहते हुए माही मुस्कुराई और उसे घर दिखाने लगी। संजय और मुस्कान दोनों एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल होकर बातें कर रहे थे। माही ने उनको बाहर से देखा और मुस्कुराने लगी। अखिल उनको देख रहा था। माही अंदर सोच रही थी, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे साथ में समीर और मैं लगते हैं। कहाँ खो गई माही, अखिल ने चुटकी बजाते हुए कहा। कहीं नहीं, देखो अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, माही बोली। हाँ बहुत अच्छे, अखिल मुस्कुराकर बोला। मुस्कान और संजय ने बात की, दोनों नीचे आए। थोड़ी देर बैठकर सब फ़ोन करने की बात कह के निकल गए। जब सभी लोग वापस जा रहे थे, समीर ने देखा अखिल को और अखिल ने समीर को देखा। वो उसके पास आया। है समीर, हाउ आर यू, तुम यहाँ कैसे? हाय अखिल, आई एम गुड, हाउ आर यू, मैं यहीं रहता हूँ। अखिल आओ घर, समीर बोला। नहीं अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर आऊँगा, बाय कहते हुए वो चला गया। समीर दुविधा में था। हो क्या रहा है, लड़का मुस्कान के लिए आने वाला था, ये अखिल यहाँ क्या कर रहा है? समीर अंदर गया, अपने रूम में गया। विंडो पर जाकर देखा, माही उसका वेट कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो पीच कलर के सूट में। उसने हाथ हिलाकर पूछा, क्या हुआ है घर पर? माही ने इशारा किया, रात को बात करेगी सबके सो जाने के बाद। समीर ने हाँ में सर हिला दिया। माही हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। रात को करीब 11 बजे सबके सोने के बाद माही ने समीर को कॉल किया। समीर ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। वो इंतज़ार ही कर रहा था। उठाते हुए बोला, ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ, तू कैसा है समीर? वो बोली, मैं बढ़िया, अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं कल से, तो उसी में लगा था। समीर उठकर विंडो पे आते हुए बोला। सामने माही खड़ी थी। माही सुन, कोई देख तो नहीं रहा है ना, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी तू। वैसे भी तेरी बुआ इंसान नहीं चंडाल है। नहीं समीर, सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद ही फ़ोन किया है, माही धीमे धीमे बोल रही थी। तूने अंकल की कसम तोड़ दी मेरे लिए, समीर ने उसे देखते हुए पूछा। मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मम्मा पापा से। तू अगर कहेगा उनसे बात नहीं करनी है तो क्या मैं तेरी बात सुनूंगी? हम माही मुस्कुराकर बोली। बिल्कुल नहीं, समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस वैसे ही उनकी ये बात नहीं मानूंगी। तू ऑक्सीजन है मेरी, मर जाना है यार तेरे बिना, माही बोल रही थी। समीर सुन रहा था उसकी प्यारी प्यारी बातें। समीर को तसल्ली हुई, माही अब ठीक है। सुन, ये अखिल क्यों आया था आज? समीर ने पूछा। वो जो लड़का मुस्कान दीदी को देखने आया था, वो अखिल के बड़े भैया हैं, माही ने बताया। अब समीर का दिल बैठ गया। वो बोला, ओह अच्छा, तो बात फाइनल हो गई? उसने आगे पूछा। नहीं, उन्होंने कहा है फ़ोन करके बताएंगे, माही ने कहा। आज बुआ जी का बर्ताव बड़ा अजीब था। इतना प्यार से सबको बता रही थी मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी प्यारी हूँ, पता नहीं क्या खेल खेलती रहती हैं, माही सोचते हुए बोल रही थी। बहुत खतरनाक हैं, बॉम्ब से भी ज़्यादा, ज़रा बच के रहना उससे, कहते हुए समीर हंसा। हाँ सच कह रहा है तू, माही उसे देख कर बोली। ऐसे ही हंसते रहा कर, सूट करता है तुझे। शुरू में तो कैसे डराता था मुझसे, दूर बैठना बाइक पर, ये वो। कहाँ गया वो मेरा गुंडा समीर? माही पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बोली। हाँ यार, ऐसे लगता है कल ही की बात हो। समीर भी खोने लगा उसके साथ। ओ हेलो मिस्टर समीर, कम बैक, कल पेपर है, पढ़ने बैठो। चल ऑल द बेस्ट, माही बड़े प्यार से बोली। टेंशन में पेपर मत देना, सब ठीक होगा। हाँ माही, तू भी पढ़ ले अपना, समीर ने कहा। कल रात को फ़ोन करूँगी, तब तक अपना ख्याल रखना, माही ने हाथ हिलाकर बाय किया। कहने को तो दोनों के बीच बस कुछ मीटर्स की दूरी थी, पर वो पार करना भी मुश्किल हो रहा था। चलो आज तो कम से कम सब चैन की नींद सोएंगे। देखते हैं कल कौन सा बम फोड़ने वाली है हमारी प्यारी बुआ जी। सुबह का समय था। बुआ जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सुरेश, अरे ओ सुरेश, आ ज़रा बाहर देख, पाठक जी का फ़ोन आया है। बुआ पूरा गला फाड़कर चिल्ला रही थी। सुरेश जी और नीलिमा जी तुरंत दौड़ के कमरे से बाहर निकले और फ़ोन लिया। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? सामने से पाठक अंकल बोले। जी हम बढ़िया, आप सुनाएं।
जी हम भी आनंद मंगल में हैं, सुरेश जी ने जवाब दिया। और हमारी बेटियां मुस्कान और माही कैसी हैं? पाठक जी ने अपनापन दिखाते हुए कहा। जी वो दोनों भी ठीक हैं, सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ जी ने अपना कान भी फ़ोन के बैग पर लगा रखा था। सब कुछ देखने सुनने की बचपन की बीमारी से वो मजबूर थी। इधर मुस्कान और माही भी उनके पास आ गए। भाई साहब, हमें आपकी बेटी भा गई है। संजय ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, सामने से पाठक अंकल बोले। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ भी सभी को संजय बेटे बहुत पसंद आए हैं। आप आइए घर और जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर सगाई करवा देते हैं, सुरेश जी खुश होते हुए बोले। जी भाई साहब बिल्कुल, पाठक अंकल आगे बोले। हमें आपसे कुछ और भी कहना था। जी बोलिए भाई साहब, सुरेश जी ने कहा। हमें आपकी छोटी बेटी माही भी बहुत पसंद है, अपने अखिल के लिए। अखिल ने कल ही हमें बताया कि वो माही को पसंद करता है। दोनों डॉक्टर भी हैं, लाइफ में इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पाठक जी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो घर की शांति भी बनी रहेगी। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की भी यही इच्छा थी कि दोनों बेटे हमेशा साथ रहें। दोनों बहनें घर पर आ जाएंगी तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। आप सोचिए इस विषय में और हमें जवाब दे दीजिए, फिर दोनों की सगाई साथ करवा देते हैं। हाँ, और शादी से पहले संजय मुस्कान की और फाइनल के बाद अखिल और माई की करवा देंगे। कोई जल्दी नहीं है, बस आप हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हम आपको अभी फ़ोन करते हैं घर पर बात करके, सुरेश जी खुश होते हुए बोले। जी बिल्कुल, माही की फाइनल के बाद की आगे की पढ़ाई दिल्ली से करवा देंगे। अखिल का भी वहीं जाने का प्लान है, फिर बाकी आप सोचकर बताइए। रखता हूँ मैं फ़ोन, नमस्ते। जी नमस्ते कहकर सुरेश जी ने फ़ोन काट दिया। सभी सुरेश जी को घूर रहे थे। क्या हुआ है, क्या कहा पाठक जी ने, बहुत सारे सवालों के साथ। सुरेश जी ने सबको बताया। उन्होंने मुस्कान के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। वाओ, माही खुशी से चिल्लाकर मुस्कान से लिपट गई। बुआ और नीलिमा जी भी मुस्कान को प्यार करने लगी, उसकी बलाइयाँ लेने लगी। पाठक जी ने कुछ और भी कहा है, सुरेश जी ने सबको बताते हुए कहा। बुआ बोली, क्या कहा है, छोटे दहेज तो नहीं मांगा ना? वैसे तो सब देखभाल के ही रिश्ता लाए थे इसके फूफा जी, बड़े सज्जन हैं, पर कुछ मांग रखी है क्या? नहीं जीजी, वो अपने छोटे बेटे के लिए माही का हाथ भी मांग रहे हैं साथ में, सुरेश जी ने उनको बताया। माही के ऊपर तो जैसे बिजली गिरी हो, एकदम सन्नाटा। बुआ बोली, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, नीलिमा जी ने कहा। वो डॉक्टर भी है और माही को समझ सकता है। अगर माही कभी हॉस्पिटल में फंस गई, घर जाने में लेट हुई, तो घर पर जाकर किसी को सफाई भी नहीं देनी होगी और दोनों बहनें साथ होंगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी? माई को घर का काम उतना नहीं आता है, अगर मुस्कान साथ होगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ नीलिमा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वो पहले मुस्कान और संजय की शादी करवाना चाहते हैं, फिर माही के फाइनल के बाद उसकी और अखिल की, सुरेश जी अपनी राय देते हुए बोले। बहुत खुशी की बात है ये तो, देखो कितने सज्जन हैं। दहेज की कोई मांग भी नहीं है। तेरे सर पे दोनों बेटियों की चिंता लगी रहती थी, अब वो भी नहीं रहेगी। बुआ जी चहकते हुए बोली। चिंता की बात नहीं है जीजी, अच्छा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है और अखिल काफ़ी अच्छा है और सज्जन लोग हैं, सुरेश जी बोले। तो आप मुझे दे दोगे मुस्कान दी के साथ? माही गुस्से में बोली, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हाँ बोलिए, मुझसे पूछेंगे भी नहीं मुझे क्या चाहिए? मुस्कान दी का दहेज समझकर आप मुझे उनको दे देंगे? बोलिए, मैं नहीं करूँगी अखिल से शादी। सुना आप लोगों ने? माही अपना कंट्रोल खो बैठी थी। चुप हो जा लड़की, एक तो घर बैठा है, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, ऊपर से सास का भी कोई झंझट ही नहीं। बुआ उससे अपने तरीके से समझा रही थी। बुआ जी, ये आपके लिए खुशी की बात है, किसी की माँ का ना होना। अगर आपके बेटे हरीश भैया के ससुराल वालों ने भी यही सोचा होता तो माही पूरी तरह से अपने बचाव में लगी हुई थी। लड़की, तेरे मुंह में अंगारे पड़े, कुछ भी बोल रही है। तेरी वजह से अगर मुस्कान का रिश्ता नहीं हुआ तो तुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, समझी तू? वैसे भी मुस्कान की उम्र होती जा रही है, बुआ आंखें दिखाते हुए बोली। तो आप मुझे फांसी लगा देंगे? नहीं होगा ऐसा कुछ भी, सुना आप लोगों ने? मैं शादी नहीं करूंगी अखिल से। माई अपनी सुध-बुध खो के बस बोले चली जा रही थी। माई, कुछ भी बोल रही हो तुम, हम घर के बड़े हैं, हम सभी सोच समझकर फैसला लेंगे। तुम्हारी माँ भी यही मानती है, दोनों बहनें साथ होंगी तो हमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा और शादी तो तुम्हारे फाइनल के बाद होगी। ना उन्हें कोई जल्दी है और ना आगे पढ़ने के लिए कोई भी मनाही।
और अखिल डॉक्टर भी है, इससे अच्छी क्या बात होगी। सुरेश जी समझाते हुए बोले, मुझे अखिल पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। माही गुस्से में लाल हुई पड़ी थी और मुस्कान को घर बैठे देख सकती है। बुआ जी ने ताव खाकर बोला, आप मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो, एक बेटी के साथ दूसरी, कहाँ का न्याय है पापा, एक के ऊपर एक फ्री। हाँ, माही एक योद्धा की तरह डटी हुई थी। माही मान जाओ, मुस्कान बहुत बड़ी हो गई है, उसके रिश्ते में बहुत कुछ परेशानी हो रही है। सुरेश जी बोले, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल अखिल को जाकर मना कर दूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। उसकी आंखों में बस समीर का चेहरा घूम रहा था, बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे। उसे समीर की याद आने लगी थी। अकेले खड़ी थी सबके बीच वो। माही तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुरेश जी बोले। ठीक है पापा, जहर तो खा सकती हूँ ना। माही बेतहाशा अपने लिए अपनों से लड़ रही थी जो उसका ही भला सोच रहे थे। माही, सुरेश जी जोर से चिल्लाए और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उनके सीने में तेज दर्द शुरू हो गया और वो गिर पड़े। पसीना पसीना हो गए और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सभी लोग घबरा गए और उनके पास दौड़े। पापा पापा क्या हुआ है, माही चिल्लाने लगी। बुआ ने उसको दूर कर दिया और उंगली दिखाकर बोली, हाथ मत लगाना। माई ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सभी सुरेश जी को हॉस्पिटल लेकर आए। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक था। अभी वो ठीक हैं, पर उनके सामने स्ट्रेस वाली कोई बात मत कीजिएगा। चाहे तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सभी लोग मिलने अंदर जाने लगे। नीलिमा जी ने माही को रोक दिया। तू ही एक स्ट्रेस है उनकी ज़िंदगी की, जब से पैदा हुई है बस तेरे बारे में ही सोचा है उन्होंने। तेरा सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, तेरी फीस के लिए ओवर टाइम किया, ना खाने पीने का कभी ख्याल किया, और आज ये दिन दिखाया उनकी डॉक्टर बेटी ने उन्हें। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और अभी तो मैं तुझे अंदर भी नहीं आने दे सकती, माफ़ कर दे हमें। नीलिमा जी रोते हुए कह रही थी। माई ने अपने कदम पीछे खींच लिए। नीलिमा, बुआ, मुस्कान सभी सुरेश जी से मिलने अंदर गए। नीलिमा जी रोने लगी। सुरेश जी ने इशारा किया, मैं ठीक हूँ। रति को जैसे ही पता चला वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। माही अब अकेली बाहर बैठी रो रही थी। रति को देखकर उससे लिपट गई। मेरी वजह से हुआ है ये सब, पापा बहुत स्ट्रेस में थे कई दिनों से, जब से उन्हें मेरे और समीर के बारे में पता चला था। आज थोड़ी खुशी मिली थी उन्हें, वो भी मैंने छीन ली। माई सिसकते हुए बोले जा रही थी, मेरी वजह से पापा इस हालत में हैं। रति, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पापा ने, ओवर टाइम किया मेरी फीस देने के लिए। शुरू से कोई सुख नहीं मिला उन्हें, और देख आज मैं उन्हें मौत के मुंह में ले आई। कैसी औलाद हूँ मैं भी। माही बेतहाशा रोए जा रही थी। रति उसे संभाल रही थी। इधर जब समीर के घर सबको पता चला तो सभी को बहुत बुरा लगा। समीर तो बहुत बेचैन उठा। उसे अब माई की फिक्र होने लगी। उसने तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहा, पर मोहन जी ने उसे रोक लिया। मोहन जी ने कहा, नहीं बेटा, सुरेश जी को आराम की ज़रूरत है, शायद तुम्हारे जाने से माहौल बिगड़ जाएगा, हम एक दो दिन में जाएंगे उनसे मिलने। समीर ने उनकी बात मानी और रुक गया। अपने कमरे में जाकर माही के रूम की तरफ देखा, जहां आज कोई नहीं था। उसने उसे फ़ोन किया, पर माही ने नहीं उठाया। उधर हॉस्पिटल से घर आने को कोई राज़ी नहीं था, और बुआ की वहाँ बैठे बैठे सांस फूलने लगी थी। इतनी बड़ी बुआ हॉस्पिटल की कुर्सी पर कहाँ समा पाती। नीलिमा जी ने उन्हें घर भेज दिया और कहा कि आप कुछ बनाकर खा लेना और माँ जी को भी खिला देना। सुरेश जी को 8-10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाने की बात कही गई थी। बुआ जी ने सोचा अब ये 8-10 दिन चलेगा, सभी का खाना उन्हें ही बनाना पड़ेगा। ये सोचकर उनकी जान निकल गई। उन्होंने सोचा अब सुरेश भी ठीक है तो क्यों ना घर चला जाए, फिर आ जाऊंगी सगाई तक। उन्होंने नीलिमा को फ़ोन किया घर से और बोला, नीलिमा, इनका फ़ोन आया था, कल से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल सुबह जल्दी की बस ले लूँगी और उनको देखकर 10-12 दिन में लौट आऊँगी। अब सुरेश भी ठीक है, तुम माहिया मुस्कान को भेज देना घर पर, माँ अकेली रहेगी फिर। नीलिमा ने माही से घर जाने को कहा, वो नहीं हिली। फिर मुस्कान की तरफ देखा, वो घर के लिए निकल गई। माही एक चेयर पर बैठी सोचती रही, क्या वो अपने पापा के लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। भूल जाएगी समीर को, वैसे भी उसे जाने हुए 3 साल ही तो हुए हैं। दोबारा कभी बात नहीं करेगी उससे, ना ही मिलेगी। बस याद बहुत आएगी कमबख्त उसकी, इतना अच्छा क्यों है वो। हे भगवान, जब एक होना ही नहीं था तो मिलवाया क्यों उससे मुझे। अब तू ही बता जीऊँ कैसे।
सच ही कहा है किसी ने, उनसे मोहब्बत बड़ी कमाल की होती है जिनका मिलना नसीब में नहीं होता। क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों। माही लगातार रोए जा रही थी। इधर रात को ही पाठक जी और अखिल हॉस्पिटल आए। बाहर माही उन्हें मिली। उन्होंने उसे देखते ही कहा, माही बेटा अब कैसे हैं पापा। अभी ठीक है अंकल, रेस्ट कर रहे हैं। और अब विजिटिंग आवर्स भी ख़त्म हो गए हैं, बस एक ही को परमिशन है अंदर रहने की। मम्मा अंदर हैं पापा के साथ, माही ने बताया। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल मिल लूँगा उनसे। पर अचानक से क्या हो गया, पाठक अंकल ने उससे पूछा। कुछ नहीं अंकल, पापा बस थोड़ा परेशान थे, माही ने उन्हें जवाब दिया। अंकल, पापा ने मुझे अखिल के बारे में, माही आगे बोली। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा, पाठक जी ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। अंकल मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस मेरा फाइनल हो जाए। माई की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। अखिल साइड में खड़ा था, वो बहुत खुश था माई के फैसले से। कितनी समझदार है, जैसी उसे चाहिए थी वैसी ही जीवन साथी उसे मिल रही थी। इधर माई ने सोच लिया था, अब पापा को और परेशान नहीं करूँगी। दूसरा दिन मुस्कान सुबह ही हॉस्पिटल चली आई। अब सुरेश जी की सेहत में सुधार भी हो रहा था, पर माही को उनसे मिलने को साफ मना किया हुआ था नीलिमा जी ने। पाठक जी दोबारा हॉस्पिटल आए। इस बार उनके साथ संजय था। वो सुरेश जी से मिलने गए। अब कैसी तबीयत है भाई साहब आपकी, पाठक जी बोले। जी अब ठीक हूँ, सुरेश जी ने बताया। पाठक जी बोले, मैं कल रात को भी आया था, माही से बात हुई, आपके पास नहीं आ पाया था। उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, आप शादी या सगाई किसी भी रस्म की चिंता मत कीजिएगा, हम सब देख लेंगे, दोनों बच्चियाँ खुश रहेंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। सुरेश जी कुछ कह पाते इससे पहले पाठक जी बोले, माही बहुत समझदार है, कह रही है फाइनल के बाद शादी हो तो अच्छा है। सुरेश जी उनको हैरानी से देख रहे थे। माही ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। उन्होंने पाठक जी के जाते ही नर्स से कहकर माही को बुलवाया। माही अंदर जाते ही अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। सॉरी पापा, आज के बाद आपसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी। आपने मेरे लिए जो भी डिसीजन लिए हैं सब सही होते हैं। मुझे शादी से या किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जल्दी से घर चलो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। सुरेश जी की आंखों में नमी थी। उन्होंने माही के सर पर हाथ फेरा। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी घर चलेंगे। और मुस्कुराने लगे। दोपहर का समय था। माही कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी के लिए पैसे निकालने गई थी। पुष्पा जी और मोहन जी हॉस्पिटल आए। पुष्पा जी अपने साथ खाना भी बना कर लाई थी। तीनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से घर का मुखिया ही अस्पताल में हो तो क्या हाल होता है। माफ़ कर दो नीलिमा, हमसे जो भी गलती हुई है उनके लिए। इतना पराया मत करो हमें, मैं खाना लेकर आई हूँ, प्लीज़ चलो थोड़ा सा खाना खा लो। नीलिमा जी चुप थी। पुष्पा जी के दिलासे से उनके आंसू निकल पड़े। वो पुष्पा जी का हाथ पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ी। पुष्पा जी ने उन्हें संभाला और मुस्कान और नीलिमा जी को खाना खिलाया। मोहन जी सुरेश जी के पास गए। अब कैसे हैं आप सुरेश जी, उन्होंने पूछा। जी पहले से बेहतर, सुरेश जी ने जवाब दिया। आप क्यों इतनी चिंता करते हैं, सब ठीक है। मोहन जी आगे बोले, आप समीर की चिंता मत कीजिए, उसे मैं मुंबई भेज रहा हूँ, उसके कैरियर के लिए वहाँ जाना ही ठीक रहेगा। आगे जो भी करना है वही करेगा। सुरेश जी ने मोहन जी का हाथ पकड़ा। आप हमारी वजह से परेशान मत होइए। नहीं सुरेश जी, आपने हमें पराया कर दिया, हम समझ सकते हैं सब कुछ। एक बेटी के पिता का दर्द क्या होता है। अब आप जल्दी से घर चलिए और मुस्कान की शादी की तैयारी कीजिए। कहते हुए वो हंसने लगे। थोड़ी देर में समीर भी वहाँ पहुँचा और उसकी बेचैन आंखें माही को तलाशने लगी। रति भी वहाँ आई हुई थी। रति ने पता किया माही के बारे में। मुस्कान ने बताया वो बाहर गई है, आती ही होगी। रति समीर के पास जाकर खड़ी हो गई। समीर ने धीरे से पूछा, माही कैसी है, कहाँ है अभी। बहुत बुरी हालत है उसकी, खुद को जिम्मेदार मान रही है इस हार्ट अटैक का। बाहर गई है, आती ही होगी। समीर अपनी माही को बहुत अच्छे से जानता था, इसका अंदेशा था उसे। वो कह रही है उसके पापा बहुत दिनों से स्ट्रेस में थे उसकी वजह से, रति उसे बता रही थी। इतने में माही आई। समीर ने उसे देखा, उसकी आंखों में पानी आ गया। पुष्पा जी ने माही से कहा, माही चलो खाना खा लो बेटा। जी आंटी खा लूँगी, माही ने धीरे से जवाब दिया। नीलिमा जी ने कहा, चलिए आपको उनसे मिलवा लाती हूँ। तीनों अंदर चली गई। माही चेयर पर बैठ गई। समीर उसके पास गया। देखा वो खाना नहीं खा रही थी, बस आंसू टपक रहे थे उसके। और समीर को देखकर तो उसका जी और भर आया था। समीर उसके पास बैठा और उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगा। भूख नहीं है, अभी देर से खा लूँगी ना प्लीज़, माही बोली।
समीर जानता था वो नहीं खाएगी। उसने कहा, मेरी सुपर वुमेन, शुगर लेवल कम हो गया तो तुम मेंटल भी हो सकती है। बेहोश हो गई तो आंटी को अंकल के साथ तुझे भी एडमिट करना पड़ेगा। क्यों सबकी मुसीबत बढ़ा रही है? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी समीर, अब मैं तुझे भी नहीं। इससे ज़्यादा माही बोल ही नहीं पाई। समीर ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस कोट तोड़ा और उसके मुंह में रखा। माही वैसे ही सर झुकाए बैठी थी। समीर की आंखों में नमी आ गई। वो रति को बोला, इसका ध्यान रखना, और चला गया। माही समीर को जाते हुए देख रही थी। समीर ने पलटकर उसे देखा। सोचा, क्या हो गया माही? किसकी नज़र लग गई? सब कुछ एक पल में कितना अच्छा होता है और दूसरे पल सब खत्म सा लगता है। समीर, मोहन जी और पुष्पा जी रोज हॉस्पिटल आते। पुष्पा जी ने खाने पीने की जिम्मेदारी ली हुई थी। वो दोनों टाइम का खाना बनाकर लाती थी और निखिल वहाँ माही की दादी का ख्याल रखते थे। समीर हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करता और मोहन जी सुरेश जी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनापन क्या होता है ये समीर के परिवार से कोई सीखे। समीर जी के परिवार ने अपना पूरा फर्ज निभाया। 5 दिन बाद सुरेश जी डिस्चार्ज हुए और घर लौटे। अगले दिन पाठक जी घर आए बच्चों की सगाई की डेट फिक्स करने। सुरेश जी की बीमारी के चलते किसी को भी मुस्कान के साथ माही की भी सगाई की सूचना नहीं मिली थी। ना ही समीर और उसके घर वालों को इस बात की खबर थी। इधर सुबह के समय पाठक जी अपने पंडित जी को लेकर आए। पंडित जी ने कहा, आज से 10 दिन बाद सगाई का शुभ मुहूर्त है, तभी सगाई की डेट निकाल देते हैं। ठीक है, पाठक जी ने कहा, आपकी क्या राय है भाई साहब? उन्होंने सुरेश जी से पूछा। सुरेश जी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। सुरेश जी की सेहत को देखते हुए कार्ड छपवाने की जिम्मेदारी पाठक जी ने ली और अपने वादे के मुताबिक 2 दिनों में कार्ड तैयार होकर आ गए। बुआ जी भी अब सगाई की खबर सुनकर दोबारा आ चुकी थी। नीलिमा जी खुश होकर माही से बोली, बेटों के पिता हैं पर घमंड नाम की चीज़ नहीं है उन्हें। पापा की हेल्थ का पूरा ध्यान रखा हुआ है उन्होंने। माही चुप थी। हाँ नीलिमा, ऐसे ही थोड़े ही इनके फूफा जी ने रिश्ता कराया है इनका। सब देखा भाला है। बुआ जी ने अपने उनकी तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुस्कान और माही, तुम्हें कितने कार्ड चाहिए बेटा अपने दोस्तों के लिए? नीलिमा जी कार्ड जमाते हुए बोली। मुस्कान ने अपने कार्ड्स का नंबर बता दिए। अच्छा ठीक है, और माही तुझे? उन्होंने पूछा। एक भी नहीं चाहिए मम्मा, कहते हुए माही वहाँ से चली गई। नीलिमा जी और मुस्कान उसे देख रहे थे। कार्ड को बांटने का काम सुरेश जी और नीलिमा जी ने अपने हाथ में लिया और कार्ड लेकर शाम के समय मोहन जी के घर आए। समीर उस वक्त किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मोहन जी उन्हें देखकर खुश होकर बोले, अरे पुष्पा, देखो सुरेश जी और भाभी आए हैं। पुष्पा जी अंदर से हाथ साफ करते हुए बाहर आई। अरे नीलिमा, आओ, कैसी हो? और भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक, आपको ये कार्ड देने आए थे, सुरेश जी बोले। बच्चों की सगाई की डेट्स आ गई है और पुष्पा जी तुम्हें तो तैयारी में मदद भी करनी पड़ेगी, कहते हुए नीलिमा जी हंस पड़ी। ये भी कोई बोलने वाली बात है, कहते हुए वो चाय के लिए उठी। नहीं भाभी जी, अभी हमें बहुत कार्ड बांटने हैं, आप आइएगा ज़रूर, कहते हुए सुरेश जी और नीलिमा जी चले गए। पुष्पा जी ने कार्ड खोल के देखा तो उनके होश उड़ गए। उसे ऐसे देखकर मोहन जी ने पूछा, क्या हुआ है पुष्पा? और कार्ड लेकर देखा, संजय और मुस्कान के साथ अखिल और माही का भी नाम कार्ड में छपा हुआ था। नेहा और निखिल भी ये देखकर चौंक गए और सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि समीर को इन सब के बारे में कौन बताएगा। माही के घर में सभी बहुत खुश थे, सिवाय माही के, जिसकी तो दुनिया ही समीर से शुरू होकर समीर पर ख़त्म होती थी। अपनी छोटी सी ज़िंदगी में उसने अपने रूम की विंडो से जितना प्यार किया उतना लगाव उसे किसी चीज़ से नहीं था। अपनी उसी विंडो पर खड़ी थी वो। इधर समीर के मार्केट से लौटते ही नेहा ने वो कार्ड समीर को दिखाया। किसकी शादी में ठूसने जाना है भाभी? समीर उसको छेड़ते हुए बोला। नेहा ने इशारा किया तो समीर ने कार्ड खोल के देखा। अखिल और माही का नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से बारिश होने लगी। समीर तुरंत वहां से कार्ड लेकर अपने कमरे में चला गया। विंडो पर गया, सामने माही खड़ी थी, आंखें बंद किए खिड़की से सर टिकाए। समीर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में कार्ड था, वो बस उसे देखे जा रहा था। थोड़ी देर में माही ने अपनी आंखें खोली, सामने समीर खड़ा था, माही की सगाई का कार्ड लेकर। माही ने देखा, सब समझ गई। अब समीर को सब पता चल गया है। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे।
आज तो उन्हें इशारे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी अपनी बात समझाने के लिए। माही के टपकते आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे और समीर की शक्ल समीर के दिल का। महेश भैया हमेशा की तरह अपना एफएम चला कर बैठे थे। कुछ पल तो ठहर जाओ ना, या फिर लौट के आओ ना, यूँ कहते नहीं अलविदा मुड़ जाओ, इधर आओ ना। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी निखिल और नेहा समीर के कमरे में आए। समीर को विंडो से लाकर उन्होंने बेड पर बैठाया। समीर ठीक हो तुम? नेहा ने कहा। समीर ने बस नहीं में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जिसकी दुनिया उजड़ी हो अभी अभी, वो क्या कहेगा क्या करेगा। भैया भाभी प्लीज़ थोड़ी देर अकेला रहना है, उसने कहा। निखिल और नेहा वहाँ से चले गए। अब तो समीर की हिम्मत भी नहीं थी कि वो माही को देखे। उस दिन समीर की नींद ऐसे उड़ी कि आज तक वो चैन से नहीं सो पाया। अगले दिन पाठक जी कुछ काम से घर आए थे। माही अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। पाठक जी को देखकर उसने उनसे नमस्ते किया। नीलिमा जी ने इशारा किया तो उसने पैर स्पर्श किए। पाठक जी ने पूछा, कॉलेज जा रहे हो बेटा आप? माही बोली, जी अंकल, वो कई दिनों से कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है तो अर्जेंट जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा आप जाओ, कहते हुए पाठक जी दोबारा सुरेश जी के साथ बात करने लगे। इधर माही कॉलेज के लिए निकली कि सामने समीर से सामना हो गया, जो कि रात भर बेचैनी में सो नहीं पाया था। आज माही के कदम धीरे तो हुए पर थमे नहीं। वो सर झुकाए निकल गई। माही और समीर का रिश्ता था भी ऐसा, बिना कुछ कहे समझने वाले थे एक दूसरे को। उसने सोच लिया था आज माही से मिलेगा वो एक बार, ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे। वो भी उस दर्द से गुजर रही थी जिससे समीर गुजर रहा था। उसने जैसे तैसे अपना कॉलेज निपटाया और पहुंच गया माही के कॉलेज के सामने। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद उसे माही आती दिखाई दी। माही ने उसे देखा और रुक गई। दूर से उसे देखने लगी। समीर उसके पास गया तो उसने अपना सर झुका लिया। माही लेक पे चलेगी, वहाँ बड़ी शुद्ध वायु मिलती है, चल तुझे खिला के लाता हूँ, समीर ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। माही ने सर नीचे किए हुए ही हाँ में सिर हिलाया। समीर माही को लेकर लेक पर आया। पूरे रास्ते माही चुप थी। एक चेयर देखकर वो बैठ गए। माही अपने आप को समीर की गुनहगार मानकर सर झुकाए बैठी थी और अब तो उसके आंसुओं को आने में पल नहीं लगते थे। थोड़ी देर वो चुप रही। समीर उसे देख रहा था। आजकल बहुत चुप रहने लगी है तू, समीर ने उसे देखते हुए अपनी आंखों में नमी लिए कहा। कुछ कहने को बचा भी नहीं है मेरे पास समीर, माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ भी नहीं कहोगी? समीर ने पूछा। माही ने पूछा, तेरे पेपर्स कैसे हुए? तुझसे बात नहीं कर पाई ना बहुत दिनों से। ठीक हुए, समीर बोला। तूने बताना ज़रूरी नहीं समझा मुझे माही, इतना पराया कर दिया एकदम से? कार्ड से पता चला, समीर ने उसे देखकर पूछा। वो धीरे से बोली, मैं लड़ नहीं पाई यार, अपने लिए माफ़ कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाई, तू माफ़ कर पाएगा मुझे? और माही का रोना तेज़ हो गया था। समीर तो टूट ही चुका था पर उसे रोते देख वैसे ही कुछ हो जाता था समीर को। वो उठ के घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तेरी कोई गलती नहीं है माही, तू ऐसे क्यों रो रही है? तू रोना बंद कर, जब तू रोती है लगता है पूरी दुनिया ही रो रही है, कहते हुए समीर ने माही को गले लगा लिया। समीर बोला, ये सब हमारे ही साथ क्यों हुआ माही? अब क्या होगा? मुझे तेरी आदत हो गई है, तू एक दिन नहीं दिखती तो दुनिया सूनी सूनी लगती है। मैं नहीं रह पाऊंगी समीर, तू कुछ कर। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भगवान ने मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है? कहते हुए माही रोए जा रही थी। समीर का भी वही हाल था। ये अचानक से किसकी नज़र लग गई हमें? तू रोना बंद कर, ऐसे नहीं रोते। समीर ने उसको चुप करने की कोशिश की। माही के फ़ोन पर कॉल आया नीलिमा जी का। उसे घर बुलवाया था। अब समीर और माही का मिलना बंद हो गया था, पर पागल दिल क्या करे, फ़ोन कर लेते थे बीच बीच में। और उस समय भी बातें कम, खामोशी ज़्यादा होती थी दोनों के बीच। और रोज़ रात को अपनी विंडो के सहारे दोनों एक दूसरे की झलक देख लिया करते थे। देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ गया था। माही तैयार होकर विंडो पर आई। समीर को फ़ोन किया। समीर विंडो पर आया। उसने देखा माही पिंक कलर के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। वो रो रही थी। समीर को बहुत ज़ोरों से घबराहट होने लगी। उसकी हालत ख़राब होने लगी उसे ऐसे देखकर। पर वही माही का रोना उसकी कमज़ोरी थी। उसे चुप करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे वाह, करीना कपूर को भी पीछे छोड़ दिया तूने तो आज। हिम्मत करके समीर ने माही को चुप करने की कोशिश की। माही रो रही थी। तू आएगा? माही ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहकर समीर की आंखों में नमी आ गई।
बहुत अकेलापन लग रहा है समीर, पर तू मत आना यहाँ, माही ने कहा। तू रुक यहीं, मैं 30 मिनट में सब काम निपटा कर यहीं मिलती हूँ, माही बोली। तू जा रही है? समीर की आंखों से आंसू स्पीड से गिरने लगे। कब तक इस तूफान को अपने अंदर रख सकता था वो? मत जा प्लीज़, अच्छा नहीं लग रहा। अब समीर से रहा नहीं जा रहा था। माही की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था सब कुछ। उसे समीर की चिंता भी हो रही थी। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन उठाया। माही बोली, राहुल तेरी हेल्प चाहिए, मैं नहीं आने वाला तेरी सगाई में। राहुल गुस्से में बोला, समीर के पास आ सकता है, प्लीज़ आ जा उसके पास थोड़ी देर के लिए, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। माई रिक्वेस्ट करते हुए बोली, क्या हुआ समीर को? राहुल परेशान होकर फ़ोन कट करके सीधे समीर के पास पहुंचा। उसने रूम में जाकर देखा समीर बेतहाशा रो रहा था। राहुल ने जाकर उसको संभाला। इधर माई की सगाई में समीर के घर से मोहन जी और पुष्पा जी शामिल हुए। बस माई पुष्पा जी को देख रही थी, अपनी आंखों में नमी लिए, जैसे कह रही हो आप भी कुछ नहीं कर पाई ना। पुष्पा जी भी जिस घर की बहू बनाने का सपना देख रही थी, उसे ऐसे देखकर विचलित हो गई और बीच में अपने घर लौट आई। सगाई होते ही माई दौड़ी अपने समीर के पास। अखिल को उसका इस तरह जाना चुभा। कमरे में घुसते ही उसने रूम लॉक किया और विंडो के पास आ गई और टॉर्च चमकाई समीर के रूम की तरफ। समीर विंडो पर आया और माही को देखा। माई के सर पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगी थी और हाथों में डायमंड की रिंग चमक रही थी। माई का हाथ देखकर समीर ने अपना ही हाथ दे मारा था विंडो पर और पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था। राहुल जोर से चिल्लाया और उसे संभाला। दूसरे दिन उस हाथ को पकड़कर कितना रोई थी माई और अपनी रिंग भी उतार कर फेंक दी थी। उफ, क्या मोहब्बत हुई थी। ना भूख लगती थी ना प्यास, ललक थी तो उसे देख लेने की, उसे पा लेने की। समीर आज अपना पूरा अतीत फिर से जी रहा था। अचानक से समीर का फ़ोन बजा। सुबह के 8 बज चुके थे। डॉक्टर के यहाँ से उसकी रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन था। हेलो मिस्टर समीर, आपका आज का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर उषा के साथ, तो आप आज आ रहे हैं ना? सामने से उसने पूछा। समीर बोला और उठकर बेसिन में मुंह धोया। पूरी रात समीर सोया नहीं था। पूरा अतीत एक रात में उसकी आंखों के सामने ऐसे गुजरा जैसे कल ही की बात हो। वो किचन में घुसा ही था कि डोरबेल बजी। उसने गेट खोला, देखा सामने राहुल खड़ा था। अरे तू सुबह सुबह बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? समीर ने उसे देखकर पूछा। हाँ निकाल दिया। और कहाँ है? कहा है तुझे लेकर ही घर आना है। उसका बस चले तो तेरे फेरे भी करवा दे उसकी बहन के साथ। राहुल भिनभिनाता हुआ घर के अंदर पहुंच गया। चाय बना रहा हूं, तू पिएगा? समीर ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। हाँ, राहुल बोला और उसकी शक्ल देखी। सोया नहीं ना तू कल रात भी? खुद से कोशिश नहीं करेगा तो ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राहुल ने उसे समझाते हुए कहा। कोशिश की थी पर नींद नहीं आई, समीर मुंह फेरते हुए बोला। अच्छा चल, मैं रेडी होकर आता हूँ, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, साथ चलते हैं, फिर वहाँ से तेरे घर निकल लेंगे। कहते हुए समीर बाथरूम में गया। रेडी होकर समीर राहुल को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वेट करने को कहा। दोनों बैठ गए। राहुल ने देखा साइड वाला लड़का फ़ोन पकड़ के रो रहा है और धीमी आवाज़ में गाने सुन रहा था। मुझे याद आता है तेरा वो नज़रें मिलाना, फिर देख के यूँ मुस्कुरा के नज़रें चुराना। राहुल को ज़ोर से हंसी आ गई। भाई यहाँ सब टूटे फूटे आशिक ही आते हैं लगता है। उसकी बात पर समीर ने उसे घूर कर देखा। भाई ऐसे मत देख मुझे, देखने वाली चीज़ तो सामने बैठी है और तुझे देख भी रही है। राहुल रिसेप्शनिस्ट को देखकर बोला, जो समीर को स्टॉप कर रही थी। चुप कर, मार खाएगा। समीर ने राहुल को चुप कराया और डॉक्टर के पास गया। बाहर आकर राहुल ने उसे कहा, अब सीधे घर चलते हैं, साथ लंच करेंगे। सुन, वो बारबेक्यू नेशन कहाँ है जहाँ कल अखिल दिखा था तुझे, वहाँ चलें? समीर ने कहा। वो वहाँ वेटर का काम नहीं करता है, जो अभी भी वहीं होगा। राहुल उसे चुप करते हुए बोला। भाई देख, मिलना होगा, कहीं भी मिल जाएगा, तू घर चल, राहुल ने आगे कहा। समीर और राहुल चल दिए राहुल के घर की तरफ। राहुल ड्राइव करने लगा। समीर ने अपनी आंखें बंद की। दोबारा उसे माही दिखने लगी। सगाई वाले दिन कितनी प्यारी लग रही थी। हे भगवान, वो अच्छी हो बस, अब कुछ नहीं चाहिए तुझसे। रो पड़ती है जल्दी से, इतनी प्यारी क्यों है? टू बी कंटिन्यूड।